एवरीवन, आई एम संजीव कुमार। मेडिकल टेक्निक एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज बात करते हैं हम ओजीडी के बारे में। ओजीडी क्या है? ओजीडी है ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। तो ये क्या है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी एंडोस्कोपी के बारे में, ठीक है। तो एंडोस्कोपी के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं, ठीक है। जैसे लैरिंगोस्कोपी हो गया, आपका ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी हो गया, कॉलोनोस्कोपी हो गया, नेफ्रोस्कोपी हो गया, बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं। तो उनमें से आज हम एक प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस सब्जेक्ट में, एंडोस्कोपी के अंदर। और प्रैक्टिकल में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स से प्रोसीजर करते हैं वो ओजीडी करते हैं। ओजीडी क्या है? तो आज हम ये जानते हैं ओजीडी है क्या। ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, ठीक है। ओ का मतलब क्या हो गया? ईसोफेगस। जी का मतलब क्या हो गया? गैस्ट्रो। और डी का मतलब क्या हो गया? ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम। तो ये गैस्ट्रो का मतलब क्या हो गया? गैस्ट्रो का मतलब स्टमक। क्या देखेंगे? स्टमक। जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन के अंदर की सरफेस को देखने की क्रिया को एंडोस्कोपी कहते हैं, या किसी हॉलो ऑर्गन को या कैविटी को अंदर देखने की प्रक्रिया को एंडोस्कोपी कहते हैं। एंडोस्कोपी के अंदर विभिन्न प्रोसीजर जो होते आते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक प्रोसीजर ये ओजीडी है, जो इसकी जो फुल फॉर्म बनेगी, ओ का मतलब हो गया ईसोफेगस, जी का मतलब हो गया गैस्ट्रो, इसका मतलब होता है स्टमक, ऐसे डी का मतलब हो गया ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम है छोटी आंत का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। ड्यूडेनम जो है पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये तीनों जो मिलके बनेंगे ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। मतलब ईसोफेगस के और स्टमक का और ड्यूडेनम के अंदर की सरफेस की देखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि बहुत सारे प्रोसेस बताया था, उनके बारे में बताया भी था। आज हम बात करते हैं स्पेशली ओनली ओजीडी के बारे में कि ओजीडी होती क्या है। ओजीडी जो है वो होता है ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ये ओजीडी आर प्रोसीजर डन टू विजुलाइज द इनर सरफेस ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम। इट इज कॉल्ड ओजीडी, ठीक है। ओजीडी बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीजर है इस एंडोस्कोपी के अंदर। बहुत ज़्यादा फिजिशियंस करते हैं ओजीडी, ठीक है। अब क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ, और क्यों करना जरूरी होता है, इंडिकेशंस इसके बारे में बताता हूँ। ओके गाइस, हम बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में कि इंडिकेशन क्या होते हैं कि जिसमें ओजीडी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन जो है, जो इमरजेंसी प्रोसीजर के अंदर आता है कि फॉरेन बॉडी जो होता है उसको रिमूव करते हैं इमरजेंसी में ओजीडी के थ्रू। ओजीडी के थ्रू फॉरेन बॉडी रिमूव करते हैं, किसी ईसोफेगस में जाके अटक जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, बच्चे कई बार सिक्का निकल जाते हैं, कहीं कोई भी चीज़ अटक जाती है अंदर, या कोई खाना खाते समय हड्डी, बहुत चिकन खाते हैं जो लोग, हड्डी अटक जाती है गले में, उसको निकालने की प्रक्रिया को जो होता है फॉरेन बॉडी रिमूवल बोलते हैं। तो फॉरेन बॉडी रिमूव इन द इमरजेंसी केसेस, ठीक है, ओजीडी के थ्रू करते हैं। कहाँ से? ईसोफेगस से। ईसोफेगस से फॉरेन बॉडी निकालते हैं इमरजेंसी केसेस, इसको इमरजेंसी केसेस में लिया जाता है। और ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी जो करते हैं उससे क्या करते हैं? फॉरेन बॉडी रिमूव करते हैं, मतलब निकालते हैं। अगर किसी ने सिक्का अटक लिया, कोई हड्डी अटक गई अंदर, या कोई और चीज़ अटक गई गले में, उसको निकालते हैं इमरजेंसी में, जो उसे फॉरेन बॉडी बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ हमने बाहर से खाई और वो जाके गले में अटक गई, और वो जो ना इधर जा रहा है ना उधर वापस आ रहा है, और वो वहीं अटका पड़ा है, तो उसमें प्रोसीजर करना पड़ता है ओजीडी, ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ईसोफेगोस्कोपी ही करेंगे, पहले क्यों अटका हुआ है तो ईसोफेगस तक जाएगा, उसके बाद हम बात तक देखते हैं जाके कहीं कुछ और तो नहीं दिक्कत है आगे। जब एक बार में करते हैं तो पूरा प्रोसीजर हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, ठीक है। दूसरा इंडिकेशन जो है डिस्फेजिया, मतलब खाना खाने में हमें दिक्कत होती है, अटकता है, निकलने की कठिनाई को हम कहते हैं डिस्फेजिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों में दिक्कत देखने को मिलती होगी कि खाना खाते हैं और अटकता हुआ जाता है गले में, ठीक है, ये अटक जाता है जाके फिर धीरे से जाता है। तो अटकने की प्रक्रिया को, जो खाना खाते समय गले में जो खाना खाने की जो नली है, खाना निकलने की जो नली है ईसोफेगस, उस ईसोफेगस में जो
खाना अगर कुछ भी अटक के जाता है, हम गटकते समय में दिक्कत होती है अंदर जाने समय हमारे पेट तक, जो मतलब स्टमक होता है, गैस्ट्रो जिसको ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी पूरा नाम दिया है। गैस्ट्रो मतलब स्टमक तक जाने में दिक्कत होती है, अटकते हो जाता है, उस पर उसको क्या कहते हैं, डिस्फेजिया। किसी को डिस्फेजिया होता है मतलब खाना खाने में दिक्कत होती है, गटकने में दिक्कत होती है, अंदर जा नहीं पाता है, उस केस में क्या करते हैं, ओजीडी करते हैं। ओजीडी करते हैं मतलब ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करते हैं कि कोई की समस्या तो अंदर नहीं है, किसी प्रकार का कुछ कोई चीज़ जैसे कोई ऑर्गन में कोई गांठ तो नहीं है, कुछ बड़ा हुआ तो नहीं है ना, कुछ अटका हुआ तो नहीं जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा है, सूजन तो नहीं आ रही है अंदर ईसोफेगस में, इंटरनल सरफेस में कुछ स्वेलिंग तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से गटकने में दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स आगे जो बात करते हैं ईसोफेजियल वेराइसिस। ठीक है, ये ईसोफेजियल वेराइसिस क्या होता है, आपने बहुत कम सुना होगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ। ईसोफेजियल वेराइसिस जो होता है इसमें क्या है, इनलार्ज्ड ऑफ द वेन, ठीक है, वेसल्स, इसमें वेसल्स क्या होती हैं, इनलार्ज्ड हो जाती हैं। इनमें होता कौन सी डिजीज में, ये लीवर की कोई डिजीज होती है, कोई मैलिग्नेंट डिजीज होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत लीवर में होती है जिसकी वजह से सीरियस कंडीशन होती है। और ये क्या बता रहा हूँ, ईसोफेजियल वेराइसिस के बारे में बता रहा हूँ। ईसोफेजियल वेराइसिस हो जाती है जो हमारे थ्रोट से लेके गैस्ट्रो मतलब स्टमक तक की जो ईसोफेजियल की जो नसें होती हैं वो हमारी बढ़ जाती हैं, उसको कहते हैं ईसोफेजियल वेराइसिस। अगला जो है अनएक्सप्लेन्ड हेमेटोमेसिस, मतलब हमारी उल्टी के साथ में ब्लड आता है, हमारी उल्टी के साथ में ब्लड आता है मतलब अंदर से हमारा पेट से खाने की नली के होते हुए उल्टी के साथ में जो ब्लड आता है उसे कहते हैं हेमेटोमेसिस। अनएक्सप्लेन्ड है ये, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कि ब्लड क्यों आ रहा है। अब ब्लड आ रहा है तो कोई ना कोई तो कारण होगा, उल्टी के साथ में ब्लड आ रहा है तो आखिर वो कारण है क्या जिसकी वजह से वो ब्लड आ रहा है, तो वो हमें पता कैसे चलेगा, वो पता तब चलेगा जब हम एंडोस्कोपी करवाएंगे, ओजीडी करेंगे। ठीक है, कोई भी डॉक्टर ओजीडी करेगा, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करेगा, तो पता लगेगा कि इसमें आखिर को हेमेटोमेसिस है क्यों, उल्टी के साथ में ब्लड आ क्यों रहा है, कि कहीं उसके अंदर कोई मैलिग्नेंट डिजीज तो नहीं है, कहीं कोई अल्सर तो नहीं है, कि उसमें अल्सर की वजह से ब्लीडिंग, उसके साथ में कोई वेसल्स खुल तो नहीं गई, कोई भी कारण हो सकता है। हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते उसके बारे में, कि उसको देखने के बाद में ही पता लगेगा कि आखिर अंदर है क्या। ऐसे ही बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में कि गैस्ट्रिक अल्सर है, तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है पता तो हमें तभी लगेगा देख के कि इसको अल्सर है, तो पेट के अंदर जो हमारा पेट की थैली होती है, ठीक है, उसमें अंदर खाना जिसमें रहता है, खाने वाली जो थैली होती है जिसे हम स्टमक बोलते हैं, इकट्ठा रहता है वहाँ पर खाना, जो ऊपर से खाते हैं मुंह से, अंदर फेरिंक्स के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक में जो जाता है, अंदर पेट में जो खाना जाता है वो इकट्ठा रहता है वहाँ पर, उसको हम चेक करते हैं ओजीडी के थ्रू, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी के थ्रू, उससे स्कोप से देखते हैं कि अंदर कहीं कोई अल्सर तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम अदर प्रॉब्लम तो नहीं है। ये समस्या तभी पता लगेगा गैस्ट्रिक अल्सर की, इसको कहीं कोई दिक्कत तो अल्सर वगैरह तो नहीं है, तो एंडोस्कोपी करेंगे, ओजीडी करेंगे, तब पता लगेगा। ऐसे ही है एनी मैलिग्नेंट डिजीज। अब मैलिग्नेंट डिजीज है, कुछ भी है, ये तो हमें देख के ही पता लगेगा ना, कि अगर हम ओजीडी कर रहे हैं तभी हमें पता लगेगा, अंदर देखेंगे माउथ के थ्रू, गैस्ट्रोस्कोप डालेंगे, ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ जाएगा, और अंदर जाके जब पता लगेगा कि अंदर कोई मैलिग्नेंट डिजीज़ है, मतलब कोई ट्यूमर है, कैंसर है, क्या है, वो देख के ही पता लगेगा। तो हम जो बात करते हैं, इतने सारे जो इंडिकेशंस हैं, इन इंडिकेशंस में हम ओजीडी करते हैं। ठीक है, इस इतने इंडिकेशंस में इनकी जो ज़रूरत होती है, ओजीडी करते क्यों है, कारण क्या है, जो रीज़न है, इसलिए ओजीडी करने की ज़रूरत पड़ती है, इन रीजन्स की वजह से ओजीडी करने की ज़रूरत पड़ती है। इंडिकेशंस जो है, इंडिकेशन का मतलब यही होता है कि इंडिकेट करते हैं कि ये बीमारी है, ये दिक्कत है, तो इसमें हमें क्या प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो समस्याएं जो सामने आती हैं, इन समस्याओं में ओजीडी का प्रोसीजर करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके गाइस, तो बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है ये, ऑपरेशन थिएटर में इसकी तैयारी किस तरह से की जाती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि हमें ओजीडी करनी है और पेशेंट ओटी के अंदर आता है, और कोई पैरामेडिकल स्टाफ होता है, कोई भी स्टाफ नर्स हो सकता है, टेक्नीशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो उसके हाथ में पर्चा है कि ओजीडी करनी है। जब आप नए नए होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि ओजीडी होती कैसे, तो उसके बारे में हम आज कुछ जिक्र करेंगे और बात करते हैं, बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये है फाइब्रोप्टिक गैस्ट्रोस्कोप विद एक्सेसरीज, मतलब फाइब्रोप्टिक जो गैस्ट्रोस्कोप होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है,
ठीक है। ये फाइबर का होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल पाइप होता है। इसमें स्कोप होता है कि हम यहाँ से डालेंगे आराम से अंदर तक, हमारे ड्यूडेनम तक, छोटी आंत तक, मतलब छोटी आंत जहाँ से शुरुआत होती है, गैस्ट्रो जो बोलते हैं, स्टमक तक, स्टमक से स्टार्ट होती है छोटी आंत, वहाँ तक पहुँच जाता है ये आराम से। ठीक है, कि फोर्स इस पर लगाना नहीं पड़ता है, आराम से पानी की तरह गटकने को पेशेंट को बोलते हैं, और आराम से चला जाता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गैस्ट्रोस्कोप क्या है, गैस्ट्रोस्कोप का फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्लास्टिक गुड्डल, एयरवे से बोलते हैं, और वैसे से माउथ गार्ड बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिक माउथ गार्ड होता है, ये क्या करता है, इससे हमारे प्रिवेंट करता है, किससे, बाइटिंग से, मतलब पेशेंट काट ना दे। स्कोप इतना महंगा होता है, ठीक है, अगर स्कोप हमने डाला ऐसे बिना गार्ड के, बिना प्लास्टिक माउथ गार्ड के अगर स्कोप अंदर डाल दिया, उसने वाइट कर दिया, काट लिया, तो हमारा जो स्कोप है खराब हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रोस्कोप खराब हो जाएगा, गैस्ट्रोस्कोप खराब हो जाएगा तो बहुत महंगा आता है, ये तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्लास्टिक गार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और आसानी से वो ओजीडी करा भी लेता है, ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत भी नहीं होती। दूसरा है बायोप्सी फोर्सेप। ठीक है, बायोप्सी फोर्सेप भी आपको उसी तरह रखना पड़ेगा जैसे कि सारे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, ऐसे बायोप्सी फोर्सेप भी अर्जेंट के लिए रखना पड़ता है। सपोज करिए अंदर कोई सी प्रकार का कोई डिजीज़ आपको मिलती, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ मिलती है या अल्सर होता है, तो वहाँ से हमें बायोप्सी लेनी पड़ती है कि उसकी जांच कराते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी होती है। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी होती है तो हम बायोप्सी फोर्सेप वहाँ पर डॉक्टर कहता है तो उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसका वहीं पर यूज़ होता है। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जैसे कि बायोप्सी फोर्सेप क्या है। ठीक है, बायोप्सी फोर्सेप के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बायोप्सी फोर्सेप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। गैस्ट्रोस्कोप के एक उसमें ही एसेसरीज बने हुए होते हैं सारे, तो उसमें एक जगह होती है, वहाँ से पासिंग थ्रो पास करते हैं। ठीक है, वहीं से डालते हैं और वहाँ से बायोप्सी अंदर तक पहुँचती है, जहाँ से हमें बायोप्सी लेनी होती है वहाँ तक जाती है बायोप्सी फोर्सेप। उसकी लंबाई काफ़ी होती है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है गाइस, और बायोप्सी ले ली जाती है आसानी से उसकी सहायता से। वैसे अंदर से बायोप्सी छोटी फोर्सेप से नहीं ली जा सकती। ठीक है, वो गैस्ट्रोस्कोप के हिसाब से ही होती है। ऐसे ही होता है एंगल टंग डिप्रेसर, ये टंग को डिप्रेस कर नीचे करने के लिए, दबाने के लिए एंगल टंग डिप्रेसर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, एंगल टंग डिप्रेसर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। अब बात करते हैं फेरेंजियल स्प्रे की। ठीक है, या तो फेरेंजियल स्प्रे हो या कोई लोकल एनेस्थेटिक, हम पेशेंट को क्या करते हैं, हम गले में रखवा के फिर पिलवा भी देते हैं। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक जो होता है, कोई आपकी सिरप टाइप से आते हैं, ठीक है, वो आपको पिलवा भी देते हैं, या स्प्रे होता है गले में स्प्रे कर देते हैं फेरिंग्स में, ताकि आसानी से उसे गटकने में दिक्कत ना हो, स्कोप डालते समय इरिटेशन ना हो, इरिटेट ना हो। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज फेरेंजियल स्प्रे होता है। एक होता है लुब्रिकेंट, ये 2% जेली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो अदर कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लुब्रिकेंट 2% जेली यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा रहता है, और आसानी से अंदर तक उसके स्कोप से विजुलाइजेशन हो जाता है और देखने में दिक्कत नहीं होती है। ये जो होता है प्रिपरेशन इसी हिसाब से की जाती है। अगले बात करते हैं स्पेसिमेन बॉटल जो होती है, स्पेसिमेन बॉटल विथ फॉर्मेलिन 10%। ठीक है, स्पेसिमेन की जो बॉटल होती है, छोटी सी बाइल भी रख लेते हैं, कोई बॉटल्स भी आती हैं, स्टीलाइज बॉटल रखते हैं, उसके अंदर फॉर्मेलिन 10% का सोल्यूशन रखा होता है। अगर हम कोई भी, जैसे बायोप्सी फोर्सेप के बारे में बताया था, बायोप्सी फोर्सेप से बायोप्सी ली जाती है, मतलब कोई छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है, अंदर से छोटा सा मांस का टुकड़ा निकाला जाएगा, जहाँ पर ग्रोथ है या अल्सर है कुछ भी है, वहाँ से छोटा सा मांस का टुकड़ा लिया जाएगा और उसमें बॉटल में डाल दिया जाता है, उससे ख़राब नहीं होता, और उसे लैब के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया जाता है। अगले बात करते हैं किडनी ट्रे की। ये किडनी ट्रे की होना भी जो जरूरी होती है। कई बार पेशेंट उल्टी करने लगता है कुछ भी, तो उसको साइड से लगा के आसानी से उल्टी करा दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पेपर बैग भी इसमें होने चाहिए, या फिर सॉफ्ट टॉवल स्कोप को साफ करने के लिए, वहाँ पर पकड़े भी रहते हैं उससे सॉफ्ट, ताकि कुछ भी सिक्रीशंस वगैरह ना है। और जो हमारा जो गैस्ट्रोस्कोप होता है, इसमें हमारा क्या है, सक्शन भी होता है, एयर सिस्टम भी होता है, कि अंदर जब डालते हैं गैस्ट्रोस्कोप तो डायरेक्ट डालेंगे तो परफोरेशन भी हो सकता है, तो इसीलिए इसमें एयर उससे डाली जाती है। गैस्ट्रोस्कोप में ही एसेसरीज होते हैं, उससे जब एयर डालते हैं तो उससे क्या होता है, डिस्टेंड हो जाते हैं, डिस्टेंडेड हो जाता है। ऐसे ही वो ऑलरेडी डिस्टेंडेड होता है स्टमक, तो ठीक है, तो उसमें थोड़ा अगर ज़रूरत होती है, आवश्यकता अनुसार एयर प्रेस करते हैं और
आराम से गैस्ट्रोस्कोपी, उसकी ईसोफेगोस्कोपी, ड्यूडेनोस्कोपी हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये रहे हमारे आर्टिकल्स। ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ओजीडी में, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ ओजीडी की। ठीक है, ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी का प्रोसीजर कैसे होता है। तो सबसे पहले तो पेशेंट का जो होता है हमें कंसेंट लेना चाहिए, उसकी सहमति बहुत जरूरी है। सहमति नहीं होगी तो हम प्रोसीजर कर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेंट लेना चाहिए। पेशेंट का कंसेंट लिया, उसके बाद में क्या हुआ, पेशेंट को एक टॉपिकल एनेस्थेसिया जो आता है, स्प्रे होता है, फेरेंजियल स्प्रे आता है, लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे आता है, या कोई सिरप आता है, उसको क्या कहते हैं, उसको डाल देते हैं स्प्रे को अंदर फेरिंग्स में, या फिर उसको जो सिरप टाइप से आता है उसको हम गले में रख के उसको गटकने को बोल देते हैं और ले लेता है। उसको क्या होता है 10 से 15 मिनट को उससे बैठने को बोल देते हैं, फिर वो आराम से उसको अंदर सुन्न हो जाता है। और फिर पेशेंट को हम अंदर पेशेंट को लेते हैं ओजीडी रूम में, ऑपरेटिव रूम में पेशेंट को लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, लाइंग डाउन पोजीशन में लिटा देते हैं। ठीक है, कॉन्सिडर सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं। फिर उसको जब डॉक्टर प्रोसीजर स्टार्ट करता है तो उसको हम लैटरल पोजीशन में, मतलब एक करवट से पेशेंट को एक करवट से लिटाते हैं। ठीक, करवट से पेशेंट को लिटा दिया, फिर उसके बाद जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है उसमें एक टब होगा, टब में पानी भर के रखना चाहिए, साफ स्टेराइल पानी होना चाहिए। ठीक है, ताकि स्कोप को साफ करने के लिए भी उसको ज़रूरी होता है, वहाँ पर बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है। एक सॉफ्ट टॉवल होनी चाहिए। और जब हम उसको गैस्ट्रोस्कोप को अंदर डालने से पहले गैस्ट्रोस्कोप को लुब्रिकेंट कर लेते हैं 2% जेली से, किसी से क्या लुब्रिकेंट करा मतलब चिकना कर लिया ताकि अंदर जाने में आसानी हो। अब पेशेंट को पहले उसे बताया जाता है कि अब हम आपकी गैस्ट्रोस्कोपी करने जा रहे हैं, ओजीडी करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके माउथ के बीच में एक माउथ गार्ड लगाते हैं, प्लास्टिक माउथ गार्ड, जैसे मैंने अभी आर्टिकल्स में आपको बताया था, माउथ गार्ड लगाते हैं। उसके थ्रू अंदर से टंग के ऊपर साइड से आराम से अंदर गटकने को उसको बोलते हैं स्वॉलिंग, उसको कहते हैं अंदर पानी की तरह इसको गटको। जब वो आराम से अंदर गटकने लगता है उसमें फोर्स नहीं लगाया जाता, किसी भी प्रकार का गैस्ट्रोस्कोप में फोर्स नहीं लगाया जाता है। अगर गैस्ट्रोस्कोप में फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है, अंदर परफोरेशन भी हो सकता है, किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है। ठीक है गाइस, अगर हम किसी प्रकार का उस दबाव लगाएंगे तो अंदर इंजरी हो सकती है। अंदर गटकने को बोलेंगे तो आराम से वो गटक लेता है। तो इसी उसमें क्या करते हैं, अंदर गटकता है तो ईसोफेगस में जैसे जाता है गैस्ट्रोस्कोप, इसमें एक एक्सेसरीज होता है जिससे हम एयर को उसमें पुश करते हैं। तो एयर पुश करने से क्या होता है, ईसोफेगस डिस्टेंडेड होता है और वो आसानी से अंदर जाता है। और उसमें जो गैस्ट्रोस्कोप होता है उसमें सक्शन और एयर का दोनों के एक्सेसरीज होते हैं, तो कोई भी अंदर सिक्रीशंस होते हैं उसको सक कर लेता है वो, और आगे की तरफ विजुलाइज करता जाता है, अच्छे से देखने में आसानी होती है। ठीक है, तो ईसोफेगस को देखते हुए अंदर जाते हुए फिर वो स्टमक में पहुंचता है। पाइलोरिक एक इंस्पेक्टर होता है, एक कार्डिक इंस्पेक्टर होता है। कार्डिक इंस्पेक्टर जो होता है हमारा स्टमक और ईसोफेगस के पास में होता है, उसको पार करते हुए लेजर कर्वेचर के पास बड़े आराम से जाना पड़ता है, वरना परफोरेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर बहुत जेंटली आराम से जाते हैं। मॉनिटर में बाकायदा दिखता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से हो जाता है प्रोसीजर। जितना मैं बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा आसानी से हो जाता है, बहुत जल्द हो जाता है प्रोसीजर ओजीडी का। ठीक है, इसी प्रकार से पायलोर इंस्पेक्टर के थ्रू ड्यूडेनम में इंट्रोड्यूस हो जाता है। ड्यूडेनम को देख के हम बाकायदा वापस हो जाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है बीच में कहीं पर भी कि कोई भी ग्रोथ है, अल्सर है या कोई मैलिग्नेंट डिजीज़ लग रही है, तो उसमें क्या होता है वहाँ से कि बायोप्सी लेने की अगर ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई बायोप्सी की अगर लगता है किसी प्रकार की कोई ग्रोथ है, तो हम उसको बायोप्सी फोर्सिप की सहायता से क्या मांस का टुकड़ा छोटा सा लेंगे और जैसे कि मैंने आर्टिकल्स में बताया था, एक फॉर्मलिन 10% की बाइल यूज़ करेंगे या बॉटल यूज़ करेंगे, उसमें वो मांस का टुकड़ा आराम से डाल दिया जाता है। वो हमें लैब के लिए हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो उससे बहुत आसानी हो जाती है हमारी किसमें, डायग्नोस करने में, डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी हो जाती है। डायग्नोस आसान हो जाएगा तो इलाज आपका और भी आसान हो जाएगा। इलाज बहुत आसान हो जाता है अगर डायग्नोसिस अच्छी हो जाती है। ठीक है गाइज, तो अगले बात ऐसी करते हैं, इसका जो पोस्ट ऑपरेटिव जो होता है, मतलब इसके बाद में प्रिपरेशन एंड आफ्टर केयर ऑफ क्लाइंट जो होता है, अगर इसका केस हो जाता है
फिर उसके बाद क्या इसको केयर क्या ज़रूरी है। इस केयर ये है, अगर कोई भी उसे दिक्कत लगती है, ज़्यादा समस्या लगती है, तो उसे हम एक चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, ठीक है, कि उसमें कोई किसी प्रकार का परफोरेशन तो नहीं हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो, वो फिजिशियन के अंडर ही होता है, वो फिजिशियंस का काम है, वो आराम से करा लेते हैं अगर कोई दिक्कत लगती है। पहली बात तो कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है, आराम से ओजीडी का प्रोसीजर हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, डिस्फेजिया वगैरह होता है, कोई समस्या आती है, गठगदे में दिक्कत होती है, तो वो जाके आराम से ओजीडी कराए, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत आराम से हो जाता है। डॉक्टर्स बहुत अच्छे से कर देते हैं, सुन करके करते हैं, बहुत प्यार से। अगर कोई नहीं करवाना चाहता है सुन करवा के, तो उसे क्या होता है, सेडेट करके, बेहोश करके भी कुछ सेटअप में कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो कोई समस्या नहीं होगी, ओजीडी आराम से जाके करवा सकते हैं। और ओजीडी के बारे में मैंने जितना बताया, जितना मेरे को पता था मैंने बताया, और इसके बारे में मोस्टली लोग जानते ही हैं, सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो देख लेना मेरा वीडियो आगे, अगले और वीडियोस में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। और मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एंड शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो मेरा आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, बाय बाय।